हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम, पैट 2025 का एग्जाम 6 सितंबर और 7 सितंबर को होने वाला है, जिसमें जीके और जीएस जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो 100% पेपर में छपेंगे। 100% पेपर में छपेंगे। 100% पेपर में छपेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अयस शब्द का प्रयोग प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में किस धातु के लिए किया जाता है। आपको पता होगा प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में किस धातु के लिए किया जाता था। अयस किसे कहा जाता था। अयस ये कहा जाता है तांबे को। ये किसे कहा जाता है। तांबे को कहा जाता है अयस। अब यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, एक है लोहा। लोहे को किसने खोजा था। लोहे की खोज अगर मैं पूछूं, लोहे की खोज किसने की थी। लोहे की खोज की थी आर्यों ने। लोहे की खोज किसने की थी। आर्यों ने खोजा था लोहे को। और सोने का प्रारंभिक वैदिक ऋग्वैदिक काल में सोने का नाम क्या, सोने को किस नाम से जाना जाता था। वो जाना जाता था हिरण्य के नाम से। हिरण्य कहा जाता था सोने को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र अत्यधिक पूजनीय मंत्र निम्नलिखित में से किसका है। आप सभी को पता होगा ये किसका मंत्र है। ये है ऋग्वेद का मंत्र। ये किसका मंत्र है। ऋग्वेद का मंत्र है। अब आपको पता होगा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त 1028 सूक्त होते हैं और तथा 10 मंडल होते हैं। तथा 10 मंडल होते हैं। 1028 सूक्त और 10 मंडल होते हैं। और अगर मैं कहूं कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। आपको पता होगा उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। सामवेद को हम क्या कहते हैं। सामवेद को हम क्या कहते हैं। संगीत का जनक कहते हैं, या हम कह सकते हैं भजनों का मंत्र कहते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं, सबसे छोटा वेद कहते हैं, या कह सकते हैं संगीत का वेद भी हम इसे कहते हैं, सामवेद को। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की एक शाखा, ये ऋग्वेद की एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ही ये क्या है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, मिट्टी के बर्तन प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों के थे। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनके मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे। आपको ये मुझे बताना है। तो किस रंग के होते थे। उनके मिट्टी के बर्तन होते थे गेरू रंग के बर्तन। गेरू रंग के बर्तन होते थे। उसके बाद क्या हुआ, वे काली पॉलिश करने लगे, जिससे पॉलिशदार बर्तन बनने शुरू हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेशों पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की हत्या की गई। हत्या कर दी गई है। तो हत्या कब कर दी गई। वो कर दी गई 1675 के अंदर। 1675 के अंदर। 1675 में कब की गई। वो की गई 24 नवंबर 1675 को। कहाँ की गई। चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली, जहां पर वर्तमान में क्या है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। शीशगंज साहिब स्थित है। आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं कहूं सिख धर्म की स्थापना किसने की, या
गुरु तेग बहादुर, मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज करता हूँ। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे? ये 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको पता होगा लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश का संस्थापक, अगर मैं कहूँ संस्थापक कौन था लोधी वंश का संस्थापक, वो था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। और कब से कब तक शासन किया? 1451 से 1488 तक इसने शासन किया। सिकंदर लोधी, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। सिकंदर लोधी ने की। और इसने कब से कब तक शासन किया? 1489 से 1517 तक। ठीक है। दौलत खान लोधी, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये जो दौलत खान लोधी था ये महत्वपूर्ण क्यों है? अभी एक विषय चर्चा में आया था कि बाबर को आमंत्रित करने वाला कौन था? बाबर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। किसने किया? दौलत खान लोधी ने किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? आपको पता होगा रोलेट एक्ट कब आया था? रोलेट एक्ट आया था 1919 के अंदर। और 1935 में क्या आया था? भारत शासन अधिनियम। ये क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना। 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपको ध्यान रखना है। और 1919 में और क्या हुआ था? आपको पता होगा 1919 में जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? वो था बंगाल के विभाजन का विरोध। बंगाल के विभाजन का विरोध। आपको पता होगा बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? ये हुआ था 1905 में। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, जिसके समय में ये बंगाल विभाजन हुआ था। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HSRA एक समूह का पूर्ण रूप क्या है जिसे 1928 में भगत सिंह ने एक सदस्य के रूप में स्थापित किया था? उसका पूर्ण रूप है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपको ध्यान रखना है। और इसके सदस्य कौन कौन थे आप वो भी लिख सकते हैं, या इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके सदस्य कौन कौन थे। चलो लिखवाई देता हूं। HSRA, HSRA इसके सदस्य जो थे कौन कौन थे? इसके सदस्य थे भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद,
आजाद, जतिन दास, जतिन दास, अजय घोष, अजय घोष, ये इसके सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का ग्रेट एस्केप किस वर्ष हुआ था? आपको ये बताना है। जर्मनी में सुभाष चंद्र, ये 100% छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का ग्रेट एस्केप किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हुआ था 1941 के अंदर, 1941 के अंदर हुआ था। आपको पता होगा कि 1939 में क्या हुआ? 1939 में हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों की शुद्धता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उत्तरी मैदान में सघन आबादी वाला भौतिक प्रदेश है। उत्तरी मैदान एक सघन आबादी वाला, बिल्कुल ये वाला सही है। फिर कहता है मैदानों में समृद्ध मिट्टी का आवरण है, ये सही है। तो पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु के साथ मिलकर भारत की कृषि उत्पादक भाग है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम काल जोन है? टाइम जोन सबसे अधिक है, वो कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक टाइम जोन है? तो आपको पता होगा सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो किस में है? वो है फ्रांस के अंदर। सबसे अधिक टाइम जोन किस में है? फ्रांस के अंदर है। फ्रांस में टोटल कितने टाइम जोन है? 13 टाइम जोन है, 13 टाइम जोन है फ्रांस के अंदर। रूस के अंदर कितने हैं? अमेरिका के अंदर कितने और चीन के अंदर कितने हैं? आपको पता होगा कि रूस के अंदर कितने टाइम जोन हैं? रूस के अंदर, रूस के अंदर कितने टाइम जोन हैं? रूस के अंदर है हमारे 11 टाइम जोन। रूस के अंदर कितने हैं? 11 टाइम जोन है। उसके अंदर 11 टाइम जोन है। अमेरिका के अंदर 6 टाइम जोन है और चीन के अंदर 1 टाइम जोन है। 1 टाइम जोन है। एक कौन सा है? वो है बीजिंग के अंदर, बीजिंग के अंदर, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में धुआंधार बम फेंके, वे किसके विरुद्ध विरोध कर रहे थे? ये आपको बताना है किसके विरुद्ध विरोध कर रहे थे। वे कर रहे थे व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, इसके विरुद्ध विरोध कर रहे थे। जो ये पारित कब हुआ? ये भी पूछ सकता है कि ये पारित कब हुआ। ये पारित हुआ था 1915 में। ये पारित हुआ था 1915 में। और बम कब फेंके? आपको ध्यान रखना होगा, बम जो है बम कब फेंके? बम फेंके 8 अप्रैल, बम फेंके 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। कितने बम फेंके? 2 बम। कितने बम फेंके? 2 बम फेंके, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? आपको पता होगा 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी कौन सी है? ये है आपकी जायरो या कांगो नदी, जायरो या कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। आगे बढ़ते हैं। अमेजन, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ अमेजन। नील नदी, नील क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। या ये हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसकी लंबाई कितनी है नील की। मैंने आपको अभी कल की वीडियो में बताया नील नदी की लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नील नदी की लंबाई कितनी है, लेंथ, नील नदी की लंबाई कितनी है आप मुझे बताएंगे। अमेजन नदी, अमेजन जो है, अमेजन सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जो है, अमेजन
विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। जायरो कांगो नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही एनटीपीसी की परीक्षा में भी आया है। किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलते हैं, ये आपको बताना है। गरजते चालीसा किस में चलते हैं? ये चलते हैं 40 डिग्री दक्षिण, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य गरजते चालीसा चलते हैं। ये गरजते चालीसा है क्या? ये गरजते चालीसा है क्या? इसके लिए आपको पूरा विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलते हैं, तो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य गरजते चालीसा चलती है। गरजते चालीसा का यहां पर लिखता हूं, गरजते चालीसा का दूसरा नाम क्या है? गरजते चालीसा का दूसरा नाम क्या है? वो है रोअरिंग फोर्टिस, रोअरिंग फोर्टिस, रोअरिंग फोर्टिस गरजते चालीसा का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ये आप सभी को पता होगा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? आसान सवाल है। राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 के अंदर। कब किया गया? 1951 के अंदर भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब भारतीय रेलवे का जनक कौन है? यह है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे का जनक कौन है? जनक किसे कहते हैं? वो कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। भारतीय रेलवे, अगर मैं कहूं भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने 1986 में कंप्यूटर कंप्यूटर रिजर्वेशन, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर आरक्षण की शुरुआत की। और भारतीय रेलवे में टॉयलेट जिसे हम कहते हैं शौचालय की शुरुआत कब की गई? की शुरुआत कब हुई? इसे आपको ध्यान रखना है। ये 1909 में शुरुआत की गई। भारतीय रेलवे में शौचालय की शुरुआत कब हुई? 1909 में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये 1924 की बात करें तो 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए गए। जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। ये 2 चरण कौन से हैं? ये 2 चरण हैं आपके सह ग्रह सूचीकरण और आवास जनगणना, जनसंख्या जनगणना। ये 2 चरण आपके होते हैं। आपको पता होगा 2011 में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी, 2011 में। और 2011 की जनगणना में कौन से नंबर की जनगणना थी? ये 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना के आयुक्त कौन थे? इस जनगणना के जो आयुक्त वो थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली इसके आयुक्त थे। और ये 2 चरणों में संपन्न हुई थी। ये 2 चरणों में संपन्न 2 चरणों में हुई थी। टोटल जनसंख्या कितनी थी? टोटल जनसंख्या वो थी टोटल जनसंख्या थी 1210
854, 977, जिसमें अगर मैं बात करूं, हम इसे मोटा मोटा लिख देते हैं 1 पॉइंट या 1210 मिलियन, सॉरी 1210 मिलियन हम लिख देते हैं डायरेक्टली। आपको ध्यान रखना है इसमें, आगे लिखवाता हूं, एक सेकंड देंगे दोस्तों। हाँ, यहां पर लिखते हैं हम, टोटल जनसंख्या भारत की कितनी थी? 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। आपको पता होगा 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक है। 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। अगर मैं कहूं यहां से जनसंख्या घनत्व कितना था, जनसंख्या घनत्व कितना था, वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर। एक सेकंड, वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये था। और अगर हम बात करें कि पुरुष या हम लेंगे कितना, जनसंख्या घनत्व एक आता है, जनसंख्या, ये तो घनत्व आया, एक आता है जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात। यहां से ये भी आता है क्वेश्चन, लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना था, तो लिंगानुपात कितना था, वो था 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष, ये था लिंगा अनुपात। और अगर हम बात करें बाल लिंगानुपात कितना था, बच्चों का जो लिंगानुपात था वो कितना था, बाल लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, 919 महिलाएं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी ढलानों पर, पहाड़ी ढलानों पर आमतौर पर किस प्रकार के जंगल पाया जाता है, तो आपको पता होगा किस प्रकार का पाया जाता है, ये पाया जाता है पर्वतीय वन, पहाड़ी ढलानों पर पाए जाते हैं पर्वतीय वन, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसका आप सभी को पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे इसका आंसर ना पता हो। वो कौन होगा, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर, चलो एम.एस. स्वामीनाथन तो ये थे हरित क्रांति के जनक, वर्गीज कुरियन कौन थे, ये थे श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। सैम पित्रोदा, दुर्गेश पटेल कौन थे, दुर्गेश पटेल कौन थे, दुर्गेश पटेल थे गुलाबी क्रांति के जनक, गुलाबी क्रांति के जनक, गुलाबी क्रांति के जनक। सैम पित्रोदा कौन थे, सैम पित्रोदा, ये भी बताना है, ये भारत में कंप्यूटर और आईटी के पिता थे, भारत में कंप्यूटर, कंप्यूटर और आईटी के पिता, आईटी के पिता कौन थे, वो थे सैम पित्रोदा, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, आप इसका भी आप सभी को पता होगा, कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ICAR, जिसे हम क्या बोलते हैं, ICAR, आपको ध्यान रखना है। और ICAR की स्थापना कब होती है, अगर मैं कहूं इसकी जो स्थापना है वो स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये कहता है भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया था। अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और आपको पता होगा भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को अपनाया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। इसे अंग्रेजी में लिखा था किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और हिंदी में लिखा था किसने? हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। अगर मैं बात करूं मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद 8 अनुसूची यही तो थी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत की ग्रैंड कैनियन कहा जाता है? भारत की ग्रैंड कैनियन कहा जाता है किसे? भारत की ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गांडीकोटा के महान कैनियन को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? इसका आपको पता होगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में क्या है? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आपको पता होगा। और अगर हम बात करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। ये किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की। और हाई कोर्ट की बात कौन करता है? जो रिट जारी करता है वो 226। एक सेकंड में निशान नहीं लगाऊंगा दोस्तों इस पर। ये करता है हाई कोर्ट रिट जारी करता है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के अनुसार। 226 के अनुसार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132 भी लिख सकते हैं, 131 ये हम सब लिख सकते हैं, लेकिन आपको दो ही महत्वपूर्ण ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी 143 पूछ लेता है, आपको ये ध्यान रखना है 143 में क्या है। ये है, यहाँ पर लिखवाता हूं आर्टिकल 143। 143 में ऐसा क्या है? 143 पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से परामर्श सलाह ले सकता है। ये 143 में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आपको पता होगा। भारतीय राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आप सभी को पता होगा। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 157, ठीक है, लिखा हुआ है। 157 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि राज्यपाल की योग्यता के बारे में या पात्रता के बारे में, आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ये संबंधित है कुछ वर्गों से
संबंधित विशेष प्रावधान इससे संबंधित है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चुनाव किस भाग से संबंधित है, ये है भाग 15 से, भाग 15 भाग से संबंधित है। ये आपको पता है, ये भाग 16 है, भाग 16 से संबंधित है। इसमें SC ST OBC के आरक्षण की बात कही गई है। ये भाग 20 है, भाग 20 है, संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। नगर पालिका संबंधी कौन सा भाग है, भाग 9A, भाग 9A आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण रिकॉर्ड करता है। आपको पता होगा ये कौन रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। अब कौन सा यंत्र किस काम आता है, आप इसे देखिए, भूकंप मापता है सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर क्या मापता है, बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापता है बैरोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर भी दाब मापने के काम आता है, मैनोमीटर भी दाब मापने के काम आता है, ओके। क्रोनोमीटर क्या मापता है, क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, बस आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है आंखों को धोने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, आंखों को धोने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा वो किया जाता है बोरिक अम्ल का, बोरिक अम्ल का। बोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, वो होता है H3BO3, H3BO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहाँ प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल किया जाता है उर्वरक बनाने में, उर्वरक इसका प्रयोग किया जाता है कहां पर, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में किसके रूप में, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम नाइट्रेट के रूप, ठीक है। ये होता है बोरिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये लोहे के जंग को को साफ करने में प्रयोग होता है, कौन, ऑक्जेलिक अम्ल, आपको ध्यान रखना, इसका आंसर होगा बोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, भारी हाइड्रोजन का में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितनी, एक होती है। आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3, 1H3 इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसे बोलते हैं ट्राइटियम। आपको पता होगा ये जो है ये बनाता है D2O, ये बनाता है भारी जल, ये क्या बनाता है, भारी जल बनाता है। अब जब ये भारी जल बनाता है तो भारी हाइड्रोजन से ही भारी जल बनाएगा, तो इसलिए भारी जल इसी ही हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2-1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है, आपको ये बताना है। तो एक व्यक्ति का भार अलग अलग होता है, वो किस कारण होता है, आपको पता होगा, वो होता है चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल, उसका बल कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा, इसलिए उसका भार कम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये कहता है राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है। राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है। आपको पता होगा कालीबंगा, ये भी राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में है, लेकिन खोजा कब गया है। ये खोजा गया है 1900 कुछ में खोजा गया है। तो धोलावीरा गुजरात के अंदर है, धोलावीरा गुजरात में है, और लोथल भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। तो हमें देखना है कि कौन सा स्थल है जो नया है। तो नया कौन सा है, रात डिया डी ढेरी, रात डिया डी ढेरी, ये नया है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि एस्केरिस, एस्केरिस की विशेषता क्या है। एस्केरिस की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है ना तो वास्तविक गुहा, ना तो वास्तविक गुहा, और न ही मध्यवता की उपस्थिति, यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य भंडारण डिपो की निगरानी के लिए नए पोर्टल का नाम क्या है। तो नए पोर्टल का नाम क्या है, यहाँ पर हमें बताना है। नए पोर्टल का नाम है डिपो दर्पण, नए पोर्टल का नाम क्या है, डिपो दर्पण, आपको ध्यान रखना है, डिपो दर्पण। आगे बढ़ते हैं, डिपो दर्पण और एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं इसमें। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है किस राज्य ने प्रभास और पावाक नाम के दो चीतों को छोड़ा है। वो छोड़ा है मध्य प्रदेश ने। वो किसने छोड़ा है, पावाक और प्रभास नाम के दो चीतों को छोड़ा है, वो छोड़ा है मध्य प्रदेश ने। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में टोटल दो चीतों को छोड़ा है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं दोस्तों, यहां से मैंने कहा कि भारत में चीतों का आयात कहां से किया जा रहा है, कहां से किया जा रहा है। वो किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका। और एक देश और है बोत्सवाना, बोत्सवाना, और एक और है केन्या। इन तीनों से किया जा रहा है। और अगर मैं कहूं कुनो राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, में 26 चीते, 26 चीते हैं, ठीक है ना, जिसमें 16 खुले जंगल में घूम रहे हैं, जिसमें से 16 खुले जंगल में है, और 10 पुनर्वास केंद्र में, 10 पुनर्वास केंद्र में, 10 जो है 10 पुनर्वास केंद्र में, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है सितंबर 2024 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आने वाले तूफान का नाम क्या है। तो तूफान का नाम क्या है, इस तूफान का नाम है तूफान हेलेन, तूफान हेलेन, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में सीधे स्मार्टफोन वॉयस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है, ये है ब्लू बर्ड सैटेलाइट। ये किसकी तैयारी में है, ब्लू बर्ड सैटेलाइट की तैयारी में है, ठीक है ना। चलो, और कब लॉन्च हुआ ये हुआ मार्च, एक सेकंड दोस्तों, ये हुआ है मार्च 2025, ये हुआ है मार्च 2025 में लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है परियोजना P75 के तहत भारतीय नौसेना को दी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियोन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा वो होगी वागसीर पनडुब्बी, वागसीर पनडुब्बी, आपको ध्यान रखना है, वागसीर पनडुब्बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये कांतारा है दोस्तों, ये है कांतारा,
ये क्या है? कांतारा। ये कांतारा लिखा हुआ है। ये कांतारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है ऋषभ शेट्टी ने। वो किसने जीता है? ऋषभ शेट्टी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लाई नेक्स्ट। भारत श्रीलंका भारत श्रीलंका भारत अभ्यास हाल ही में दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया था। यह पहली बार कब आयोजित किया गया? आपको पता होगा ये पहली बार कब आयोजित किया गया। ये किया गया 2005 के अंदर पहली बार आयोजित किया गया है। और आप ठीक है, पहली बार आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है एयर मार्शल नर्मदेवेश्वर तिवारी को। एयर मार्शल नर्मदेवेश्वर तिवारी को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार के भारतीय मूल के पहले प्राप्तकर्ता थे? भारतीय मूल के पहले प्राप्तकर्ता थे, हमें ये बताना है। तो वो कौन थे? वो थे गोविंद बिहारी लाल। भारतीय मूल के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? गोविंद बिहारी लाल थे। और कब प्राप्त हुआ था इन्हें? 1937 के ये एक पत्रकार थे। अगर मैं बात करूं पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1917 में। इसकी स्थापना होती है 1917 में। ठीक है। और पुलित्जर पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? वो रखा गया है जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर इसके नाम पर रखा गया है। और कहां पर? कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जन 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा फूजी पर्वत पर। कहाँ आयोजित किया जाएगा? फूजी पर्वत पर आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया फरवरी से 25 फरवरी से 9 मार्च 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया की राजधानी क्या है? आपको पता होगा बुल्गारिया की राजधानी क्या है? वो है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। और इसकी मुद्रा क्या है? अगर मैं बात करूं बुल्गारिया की राजधानी तो ये है, लेकिन अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा होगी लेव। आपको ध्यान रखना है लेव। ठीक है। अब बात करते हैं मिन्स्क। मिन्स्क किसकी राजधानी है? मिन्स्क राजधानी है किसकी? वो राजधानी है बेलारूस की। बेलारूस की बेलारूस की राजधानी कौन है? मिन्स्क। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है रूबल। मुद्रा क्या है? रूबल। ब्रिज टाउन किसकी राजधानी है? बारबाडोस। बारबाडोस। ये है बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। और इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर। इसकी मुद्रा है डॉलर। जगरेब किसकी राजधानी है? क्रोएशिया की राजधानी है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। जगरेब। और इसकी मुद्रा क्या है? कुना। क्रोएशियाई कुना। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। निम्नलिखित में से किस समिति ने इस तरह के अलगाव की सिफारिश की थी? ये की थी एकवर्त समिति। किसने की थी? एकवर्त समिति ने ये सिफारिश की थी। आपको ध्यान रखना है जी। अब आगे बढ़ते हैं निकोलसन समिति, रॉबर्टसन समिति और मैकलेगन समिति। मैकलेगन समिति। अगर इनके बारे में आपको जानकारी होगी तो दोस्तों इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। लेकिन अगर मैं कहूं, चलिए वो तो मैंने मान लिया। मैंने कहा नीति आयोग की स्थापना
यहाँ पर लेते हैं, एक सेकंड। नीति आयोग की स्थापना किस समिति ने की थी? आपको ये मुझे बताना है किस समिति ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध, आपको पता होगा ये है कथक के लिए। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिल, सत्रिया असम का, सत्रिया असम का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मैंने आपको लिखवाया जाकिर हुसैन तबला वादक है, तो तबला से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है, आपको ध्यान रखना है। संतूर से संबंधित कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। मैंने कल भी आपको लिखवाया था पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। भजन सोपारी, भजन सोपारी, अभय सोपारी, बहुत सारे नाम है। बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया, आपको ध्यान रखना है। और भी है नाम, एक है पारसनाथ, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नया नाम है दोस्तों। तबला वादक में आपको बता, हारमोनियम भी बहुत सारे हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? आप सभी को पता होगा सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं हम राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय सूर्योदय होता है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? वो होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। और अगर मैं कहूँ अरुणाचल प्रदेश में तो होता है, चलिए हमने मान लिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का भी एक गांव है। कौन सा गांव है? वो गांव है डोंग गांव। अरुणाचल प्रदेश का डोंग गांव, जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है, डोंग गांव। ठीक है, ये डोंग गांव कहाँ है? चीन और म्यांमार की समुद्र उसके बीच में है। ठीक है ना, डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अगर सूर्य की बात आई है तो सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है? कितने टाइम में पहुंचता है? और चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये पहुंचता है कितने टाइम में? आप सभी को ये पता होना चाहिए, ये पहुंचता है कितने समय में? ये पहुंचता है लगभग 500 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। और ये पहुंचता है लगभग 1.3 सेकंड, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? अब विधान परिषद हमें बतानी है। झारखंड में तो विधान परिषद नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में नहीं है, केवल कर्नाटक में विधान परिषद है। आपको पता होगा कि विधान परिषद केवल कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि विधान परिषद जो है केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद, अगर मैं बात करूं विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। अब कौन कौन से 6 राज्य हैं? वे 6 राज्य हैं आपके, कौन कौन से? वो है, चलिए मैं लिखवा ही देता हूं, ट्रिक लिखते हैं। कुंभत, कुंभत। के से बनेगा क्या? आपको ध्यान रखना है, के से बना कर्नाटक, कर्नाटक। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे बना के से बना कर्नाटक, यू से बना यूपी, एम से बना महाराष्ट्र, बी से बिहार,
ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। इन 6 राज्यों में द्विविधानसभा है, या हम कह सकते हैं विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भारत में किस पड़ोसी देश में हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ उसका राष्ट्रीय पशु है, अभी बनाया है, वो है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, आप सभी को पता होगा, यह है द हेग के अंदर, द हेग के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है जून 1945 को, जून 1945 में इसकी स्थापना होती है। अब अगर मैं कहूं इसके अध्यक्ष द हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ये तो सही है। अब हम बात करते हैं वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ, आईएमएफ का मुख्यालय है। और किसका मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में है आईएमएफ का मुख्यालय है। और वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी भी वाशिंगटन डीसी है शायद। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में किसका है, यूएनओ, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस में किसका है, पेरिस में है यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये है बेंगलोर के अंदर, ये कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर स्थित है, बेंगलोर के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं कि अभी मैंने आपको नई दिल्ली का बताया है, नई दिल्ली में है आईसीएआर, आईसीएआर ये नई दिल्ली में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। मैंने आपको कंप्लीट पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप ऐसे हैं कि आप इन्हें बनाकर जाइए तो आप 100% एग्जाम में 100% स्कोर करके आओगे जीके और जीएस में, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आप बने रहिएगा दोस्तों एक्यूमेन क्लासेस के साथ और देखते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी, वो भी बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, आपको ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन कराए हैं वो 100% छपने वाले सवाल हैं दोस्तों। अभी थोड़ा मैं नया हूं तो इसके लिए माफी दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।